नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरमा सक्सेना। राजनीति में आज बात करेंगे उस नफरत की आग की जिसमें इंसानियत, अमन, चैन, आपसी भाईचारे को झोंक दिया गया। बात फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों की। इस साल फरवरी महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 100 से ज्यादा चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 650 से ज्यादा लोगों को आरोपी बना चुकी है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने दंगों में मारे गए अमीन, भूरे अली और हमजा नाम के 3 लोगों की हत्या के मामले में 3 चार्जशीट भी दाखिल की हैं। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि 25 फरवरी को कट्टर हिंदुत्व एकता नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप के जरिए हथियारों की जानकारी और दंगों की जगह यानी कि लोकेशन तक बताई गई। चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि जय श्री राम कहीं नहीं कहने पर 9 मुसलमानों को मारा गया। चार्जशीट में पुलिस ने यह भी बताया कि दंगाई लोगों को नाम पता पूछकर पकड़ रहे थे, आईडी कार्ड दिखाने के लिए कह रहे थे। मुस्लिम पहचान साबित होने पर बेरहमी से हमला किया गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली का दंगा पूरी तरह सुनियोजित था? क्या पूरी तैयारी के साथ दंगा भड़काया गया और आगजनी की गई? क्या केंद्र और दिल्ली पुलिस के खुफिया विभाग से चूक हुई? क्या दिल्ली दंगों की आड़ में सीएए के खिलाफ उस वक्त चल रहे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई? और क्या जानबूझकर हिंसा को मजहबी रंग देने की साजिश रची गई? ऐसे तमाम सवालों पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय चड्ढा, बीजेपी नेता हरिहर रघुवंशी और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एन साईं बालाजी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एन साईं बालाजी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो चार्जशीट आई उसमें दंगों को लेकर जो खुलासा हुआ है, जो डरावना सच सामने आया है, और दूसरी तरफ पुलिस की जिस तरह से कार्रवाई हुई है, यानी कि एक पक्ष के खिलाफ तो हमने कार्रवाई देखी, लेकिन जो अभी दूसरे पक्ष की हम बात कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन ना होना क्या बताता है? आज स्क्रोल के वेबसाइट खबर निकल के आई एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें करीब 125 लोगों से ज्यादा है, जिसमें पूरे दंगों के लेके प्लानिंग वगैरह हुआ है। उसमें जो लोग पूरे दंगे में शामिल थे, चार्जशीट में बकायदा लिखा गया था, उन सब लोगों ने बोला कि आई स्टैंड विद कपिल मिश्रा। और पहले दिन से हम लोग ये बात कह रहे थे। 23 तारीख को जो कपिल मिश्रा वहां पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाके वहां पे डीसीपी देवेंद्र आर्या के जो डीसीपी थे उनके बगल में जो खड़े होके उन्होंने जो इंस्टिगेटिंग हेट स्पीच दिया, जिसकी वजह से पूरे वायलेंस पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ, जिसमें एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स, मुस्लिम्स और तमाम लोगों को अटैक किया और उनपे हमला हुआ। इसमें पहले दिन से दिल्ली पुलिस ये आंख पे पट्टी बांध दिया कि हम कपिल मिश्रा जैसे हेट मॉन्गर को छुएंगे नहीं, उनपे कोई एफआईआर नहीं डालेंगे, उनपे कोई हम लोग कार्रवाई ही नहीं करेंगे। जबकि वो अपने में बात लिख रहे हैं कि जो लोग दंगे किए हैं, जिन लोगों ने लोगों को मारा है, वो लोग कह रहे हैं कि हम कपिल मिश्रा के उस बयान के साथ खड़े हैं, हम लोगों को कपिल मिश्रा को डिफेंड करना चाहिए। इतना खुलेआम दिल्ली पुलिस अपने ही बातों को नहीं सुनना, और दूसरी तरफ वो लोग जो संविधान की रक्षा कर रहे थे, जो संविधान की बातों को दोबारा दिल्ली पुलिस को ही और इस देश के जनता के सामने रख रहे थे कि हम भारत के लोग एक दूसरे के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। और एक नारा पूरी जगह पे एक नारा दे रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल है। लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे अपने गेस्ट से, और हरिहर रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। सर, चार्जशीट में जो बताया गया है पुलिस की तरफ से अदालत को कि मुसलमानों से बदला लेने के लिए 25 फरवरी को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था कट्टर हिंदुत्व एकता, और इनसे जुड़े जो लोग थे वो बकायदा लोगों से नाम पूछ रहे थे और उसके बाद आईडी चेक कर रहे थे। मुसलमान होने पर उन पर हमला कर रहे थे। जय श्री राम नहीं कहने पर 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको नहीं लगता ये सब कुछ सुनियोजित था? देखिए, दंगा होना बिल्कुल ही गलत है। किसी भी सभ्य समाज के लिए दंगा होना बहुत ही गलत है, क्योंकि दंगे में हमेशा बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग मारे जाते हैं, जिसका दंगे से कोई बहुत लेना देना नहीं होता है। लेकिन दिल्ली के दंगे की क्रोनोलॉजी को आप थोड़ा सा पीछे जाके समझिए कि सीएए के विरोध में किस तरह से दंगाइयों ने दंगा करने की रणनीति बनाई। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के एक चुने हुए प्रतिनिधि काउंसलर के घर किस तरह से
पेट्रोल बम बनाए गए, किस तरह से गुलेल बनाई गई, किस तरह से बारूद इकट्ठा किया गया, किस तरह से कारतूस बनाए गए, लाए गए बड़े पैमाने पर, और रेगुलर 50-100 लोगों की मीटिंग होती थी कि कैसे दंगा को अंजाम दिया जाए, कैसे बदला लिया जाए। और जो हेट स्पीच की हमारे भाई बात कर, तो तीन जो महीने से लोग समझ रहे हैं। नहीं, क्रोनोलॉजी तो 3 महीने से समझ रहे हैं आप। मेरा इस चार्जशीट जिस चार्जशीट को लेकर आज हम आधे घंटे चर्चा कर रहे हैं, उस पर से जवाब दीजिए। मैं चार्जशीट पे भी आ रहा हूं मैडम, मैं चार्जशीट पे भी आ रहा हूं, एक सेकंड दीजिए। जो हेट स्पीच की बात अभी हमारे भाई ने कही, हेट स्पीच 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है, क्या ये हेट स्पीच नहीं है? आर पार की लड़ाई लड़नी है, ये हेट स्पीच नहीं है। मुसलमानों को अजान नहीं करने दिया जाएगा, हेट स्पीच नहीं है। बुर्का पहन के नहीं निकलने दिया जाएगा, हेट स्पीच नहीं है। CAA आ जाने पर कोई भी मुसलमान सलामत नहीं रहेगा, हेट स्पीच नहीं है। मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को कुछ लोगों ने, तथाकथित लोगों ने डराया, धमकाया। पुलिस की मौजूदगी में यह कहना कि प्रोटेस्ट कर रहे लोग जो धरना स्थल है वहां से हट जाए, नहीं तो हम अपने तरीके से निपटेंगे। सर, इसको क्या कहेंगे? गोली मारो गद्दारों को, इसको क्या कहेंगे सर? कपिल मिश्रा ने कोई हेट स्पीच या किसी को भड़काने के लिए नहीं, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो अपनी बात कहने का अधिकार हर किसी को है। जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, अगर आप 20 दिन से 25 दिन से 1 महीने से सड़क को जाम करके रखेंगे तो वहां के लोग निकलेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे। अगर अधिकार के लिए किसने रोका है सर? का नेता भी है, वो नागरिक भी है, उससे पहले नागरिक है, बाद में भाजपा का नेता है। क्या सही है सर? सवाल यहाँ पर ही उठ रहा है, और मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस तरह से उसने काम किया, उसको लेकर आप एक शब्द भी नहीं बोले हैं सर। आपके पास मैं आऊंगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय चड्डा जी, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और उनसे कानूनी पहलू समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो धारणा बन रही है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, क्या कोर्ट इसमें कुछ कर सकता है? देखिए, मैं से अहम बात ये है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ये जो चार्जशीट है उसको मैं देख रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं, ये बात कट्टर हिंदू एकता परिषद, एकता वाला ग्रुप बात देख ली। दूसरी ओर जो हमारे बीजेपी के थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का जो व्यक्ति है वो नहीं है। तो कहां दोनों पक्ष के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। ये मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताता हूं कि अगर हम ये कहेंगे कि पुलिस सही काम नहीं कर रही है, पहली चीज, हम अगर ये कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो इन लोगों का ऑब्जेक्टिव हम मीट आउट कर रहे हैं ये बता के। मेरा मानना यह है, देखिए यही कारण है कि आज इस हिंदू एकता ग्रुप के लोग पकड़े गए हैं, यही कारण है कि ताहिर पकड़ा गया है। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन अभी तक नहीं पकड़ा गया है, और जिस तरह का एक्शन हमने एक पक्ष पे देखा, उस तरह का एक्शन हमने यहां नहीं देखा है। एनसाई बालाजी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। एनसाई बालाजी, आपको लगता है कि वाकई क्या पुलिस की कार्रवाई सही तरीके से बढ़ रही है आगे? पहले तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इस पे हम लोगों को बात करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। GIA, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस बोल के एक ग्रुप है, जिसकी कन्वीनर मोनिका अरोरा, जो RSS की सबसे बड़ी वरिष्ठ नेता है और खुद वकील है, उन्होंने 11 मार्च को एक रिपोर्ट, इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट उन्होंने MHF को सौंपी थी, जो किशन रेड्डी जी को दिया, जिसमें उन्होंने क्रोनोलॉजी, जो हमारे बीजेपी के मित्र हैं जो कह रहे थे असल क्रोनोलॉजी क्या है, उन्होंने वहां पे उस क्रोनोलॉजी को बताया। दरअसल RSS ने यह बात बताया कि जो छात्र संगठन है, आईसा, जामिया स्टूडेंट्स, JCC, PFI, पिंजरा तोड़, फिर जामिया, JNU, DU के टीचर्स जो CA के विरोध में खड़े थे, इन लोगों ने दंगा की रचना की है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ठीक 1 महीने के बाद जामिया के छात्रों को पकड़ने लगता है, उनके ऊपर UAPA डालने लगता है, और जब उनके ऊपर सवाल पूछा जाता है, क्यों आपने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसे लोग जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को खुलेआम कहा, उनपे FIR तक नहीं दर्ज किया, अरेस्ट तो छोड़ दीजिए। और दूसरे तरफ जिनको आर्म्स एक्ट में पकड़ा गया था, मनीष सिरोरा जैसे आदमी को आपने बेल दे दिया, उनके ऊपर कभी UAPA नहीं डाला है। और दूसरे तरफ जो छात्र ये नारा दे रहे थे, इस देश के संविधान को सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये पुलिस की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाते हैं, जवाब दीजिए एनसाई बालाजी के सवालों का। अगर पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती तो हर संप्रदाय, हर समुदाय
का जो भी दोषी व्यक्ति था उसको उसने पकड़ा, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, जो भी व्यक्ति उसको लगा कि वो उसमें कहीं न कहीं शामिल है, उसको सबको पकड़ा है। कैसे दूसरी चीज जो हमारे साथी कह रहे थे, बार बार मैंने बहुत डिबेट में भी कहा है, बहुत जगहों पे सवाल उठा रखा गया सर, गोली मारो, दिवंगना और नताशा को जेल भेजा गया, जामिया के स्टूडेंट्स को सर जेल भेजा गया, लेकिन यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई सर, मुझे बताइए। इस चार्जशीट को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? क्या करें? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर जो देश का गद्दार है उसको माला पहना के, फूल माला पहना के ले जाके पार्लियामेंट में बैठाएं। अगर देश का गद्दार कोई है तो उसको पार्लियामेंट ले जाए, फूल माला पहनाएं। क्या देश का गद्दार कौन है सर, ये तय कौन करेगा? बिठाया, बीजेपी ने बिठाया जो हरिहर जी, देश का गद्दार कौन है ये कौन तय करेगा? ये बीजेपी पार्टी तय करेगी या कानून तय करेगा? नहीं, कानून तय करेगा, एक सिस्टम है उसका, पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन अगर कोई देश का गद्दार है तो उसको क्या करें? उसको फूल माला पहनाएं या तो सर कोर्ट को तय करने दीजिए ना, आप लोग सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? यही तो सवाल आ जाता है सर। आज जो 29 जून को चार्जशीट दाखिल हुई है सर, उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप लोगों जांच कर रहे हैं, ये पुलिस ही अदालत को बता रही है कि एक मुसलमानों को बदला लेने के लिए ग्रुप बनाया गया, वो एक्टिव था, 150 से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए थे, उसमें कार्रवाई क्या हुई आप ये बताइए। आप जांच तो कर रहे हैं, आप जांच करें तो जाहिर तौर पर आपके पास एविडेंस भी होंगे। चलिए वो तो कोर्ट का मसला है कि आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी, अब कोर्ट पर ही आ जाते हैं। संजय चड्ढा जी, आप मुझे बताइए, चार्जशीट तो दाखिल हो चुकी है, अब यहां से कोर्ट में क्या होगा? देखिए, पहली बात, ये चार्जशीट 90 दिन के भीतर में लाजमी दाखिल होनी चाहिए, जो 90 दिन में हुई है, शायद हुई है प्रॉम्प्ट तरीके से। एडवर्स सर्कमस्टांसेस भी थे, सर्कमस्टांसेस ये थे कि कोविड पीरियड में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके इसको फाइल किया। अगले इसके बाद हो सकता है और इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो, पहली चीज। उसके बाद इसका ये यहाँ पे चार्ज फ्रेम किया जाएगा और उसके बाद उनका ट्रायल होगा और वहां पे ये देखा जाएगा, ये केस है प्रोसिक्यूशन का कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। अब ट्रायल होगा, वहां पे जो हमारे जज साहिबान लोग हैं वो जिन कोर्ट में, क्योंकि 111 चार्जशीट दाखिल हुई है, पता नहीं किस इलाके की है, तो जिस कोर्ट में होगा उस कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा और उस ट्रायल को साक्ष्यों के आधार पे इन लोगों को, यानी कुल मिलाकर कन्विक्शन रेट पर अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कोर्ट का रुख क्या रहेगा, केस कितना मजबूत होगा, एविडेंस कितने मजबूत होंगे, इस पर पूरे आगे सुनवाई होने जा रही है। एंड साईं बालाजी, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम बहस कर रहे हैं उसमें एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि आपने गिरफ्तारियां सफूरा की कर ली, जेएनयू के स्टूडेंट्स को आपने उठा लिया, जामिया के स्टूडेंट्स को आपने उठा लिया, लेकिन जो चार्जशीट मुसलमानों को लेकर बड़े खुलासे कर रही है, जिससे को लेकर हर कोई हैरान है कि भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था और वो इस तरह से सक्रिय था कि वो लोकेशन बता रहा था कि कहां पर दंगे कराने हैं, उसमें आपकी कार्रवाई नहीं होना। तो ये तो आप तब भी कर सकते थे ना कि आप सफूरा को या दूसरे पक्ष के लोगों को गिरफ्तार नहीं करते, आप इनके खिलाफ भी केस लगा देते और सुनवाई होने देते, कोर्ट जो तय करती उसके बाद आप गिरफ्तार करते। तो यहां पर गिरफ्तारी, लेकिन वहां पर गिरफ्तारी ना होना या बड़ा एक्शन ना होना, ये क्या दिखा रहा है? मैं इसीलिए उस आरएसएस के स्क्रिप्ट की तरफ आपके इशारा करना चाहता हूं जो मोनिका अरोरा के द्वारा एमएचए को दिया गया था 11 मार्च को, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने अपने बयान दिया, अपनी इन्वेस्टिगेशन दिया। दिल्ली पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन अपने आप को किया, जो कह रहा है उसका खुलासा उसने किया कोर्ट के सामने। जब सफूरा हो, मिरान हो, वो आपके नताशा हो, देवांगना हो, जब उनको एक एक केस में बेल मिलने लगा था, जब वो पुलिस की नाक कट रही थी कोर्ट के सामने, कि जब जज साहब उनसे पूछ रहे थे कि इन्होंने तो लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट किया, इन्होंने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया, तो किस मुताबिक आपने गिरफ्तार किया, इनको छोड़िए, तब तुरंत क्राइम ब्रांच के पुलिस आपके कोर्ट के रूम के बाहर खड़े रहते और उनको तुरंत गिरफ्तार करके कहते हम इनको ना अब यूएपीए में गिरफ्तार करें। इसका मतलब जब आपको मालूम है कि आपकी केस इतनी वीक है, अब बार बार टारगेट कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को सबक सिखाना है, आपकी हिम्मत कैसी हुई कि जो हम संविधान को बदल रहे थे, जो संविधान का नष्ट कर रहे थे, आप खड़े कैसे हुए? ठीक है। हरिहरन जी से बहुत सारे सवाल हैं, उनसे मैं लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ विभूति नारायण राय जी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आपने पुलिस में सेवा दी है, आप पुलिस के काम करने के तरीकों को समझते हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, इसीलिए मेरा आपसे सवाल है,
कि हमने देखा कि एक पक्ष के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, काफी हो हल्ला भी हुआ, सफूरा को प्रेगनेंसी की हालत में भी जेल भेजा गया, उसमें कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी सामने आए कि ऐसा क्यों है। लेकिन दूसरी तरफ जय श्री राम ना कहने पर 9 मुसलमानों को मौत के घाट उतार देना दिल्ली दंगों का एक सच चार्जशीट में ये भी निकल कर आ रहा है। पुलिस की कार्रवाई और चार्जशीट को लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए, ये तो एक अच्छी बात है कि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जो मुसलमानों की हत्या में इन्वॉल्व थे। लेकिन अगर आप पूरा देखें, शुरू से जो चार्जशीट जिस तरह से लगाई गई है, जिस तरह तफ्तीश चल रही थी, तो वो बहुत निष्पक्ष नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था एक तरफा सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और खासतौर से उन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं जिन्होंने दंगे में पुलिस यात्रियों का विरोध किया था। तो मैं समझता हूं कि ये तो चार्जशीट लगी ठीक ही है, ये लगनी भी चाहिए। लेकिन ये शायद जब इधर बहुत हो हल्ला हुआ, शोर-शराबा हुआ और ये कहा जाने लगा कि इस तरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसका नतीजा है। लेकिन फिर भी चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इस तरह की तमाम लोगों को जिन्होंने इन हत्याकांड दंगे में भाग लिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जी हरिहर जी, एक बात बताइए, अनुराग ठाकुर को लेकर और कपिल मिश्रा को लेकर लगातार एनएसआई बालाजी भी सवाल पूछ रहे हैं और ये कई लोगों ने भी सवाल किया कि इस तरह के भड़काऊ भाषण किसी भी बड़े नेता और खासतौर से मंत्री के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। सर, आपने एक बार भी उसका खंडन तक नहीं किया, यूं कहें कि प्रोटेक्ट किया अपने नेताओं को। क्या ये एक मैसेजिंग नहीं देता पुलिस को भी कि भाई हमें संभल कर चलना होगा? नहीं, कोई हमने प्रोटेक्ट नहीं किया। आप उससे पहले नहीं जा रहे हैं कि जब ये कहा जाता है कि आर पार की लड़ाई है, सोनिया गांधी कहती हैं कि आर पार की लड़ाई है, घर से निकलो, आखिरी मौका है। ये बात आपको नहीं समझ में आती? तो जब ये कहा जाता है कि 15 करोड़ पे भारी है, नहीं, आर पार की लड़ाई का सर अधिकारों से मतलब है। सर, अधिकारों से मतलब है, संविधान हमें हक देता है ना धरना देने का, विरोध दर्ज करने का। नहीं, जो आग सुलगाई गई, आग लगने से पहले जो लकड़ी इकट्ठा की गई, आग लगाई गई, उस पे नहीं जाना चाहते। उसका मोटिव कहां से शुरू हुआ उस पे बिल्कुल नहीं जाना चाहते, उसके बीच में जाना चाहते हैं। अगर कोई अपने बचाव में कुछ कहता है तो वो विक्टिम है, लेकिन कोई अगर उस मामले को शुरू करता है, आग लगाता है, वो विक्टिम नहीं है। दूसरी चीज, आपने गिरफ्तारियां की ना, आपने गिरफ्तारियां की ना, एसआई रतनलाल की हत्या, शर्मा की हत्या, आपसे मेरा मतलब है पुलिस ने गिरफ्तारियां की ना सर, ये सब, लेकिन पुलिस ने यहाँ कौन सी गिरफ्तारी की? जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसका एडमिन कहाँ है सर? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सवाल ये है। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसमें शुरू में 125 लोग थे और 11 दिन के अंदर 47 लोगों ने छोड़ दिया। किन लोगों ने बनाया, किस साजिश के तहत बनाया, वो सब जांच का विषय वो एजेंसियां कर रही हैं और उसमें जो भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं। हमने पहले भी आपके चैनल पे पहले भी कहा है कि इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी पार्टी से हो, संजय चड्ढा जी, कोई भी जो व्यक्ति कुछ हो। हुआ है उससे आपको नहीं लगता कि एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है इस पूरे दिल्ली दंगे को? मजहबी रंग तो बहुत पहले शुरू हो संजय गया जी, था। संजय जी, मेरा सवाल। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्टूडेंटों को जो यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं उन लोगों को राजनीति में घसीट के अपना हित साधा। सर संजय जी को अपनी बात रखने दीजिए। शांति, देखिए, इसमें दो राय नहीं है बिल्कुल। मैं देखिए, और किसी भी पक्ष, दोनों पक्षों ने मजहबी रंग देने का प्रयास किया है, कोई पक्ष पीछे नहीं हटा है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, मैं कहूंगा, कि इस तरह की चीज हम लोगों के समक्ष आ रही है। आज 70 साल की मैच्योर डेमोक्रेसी के समक्ष हमारे सामने ऐसी चीजें आ रही हैं और हम लोग आज भी हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं। कितना कष्टदायक है ये देश के लिए और देश के भविष्य के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात है। कानूनी तौर पे दोनों मैं बातें बताना चाहूंगा, एक बार फिर से जोर देके कहना चाहूंगा कि 90 दिन में ये चार्जशीट फाइल होगी थी, जो 90 दिन में फाइल हुई, पहली चीज। चलिए, दूसरी, अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आएगी, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है जो सर। अभी भी मिसिंग है। आप ये पूरा प्रोसीजर बता चुके हैं और उस पर भी हमारी नजर रहेगी। दरअसल ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए हों। आपको जेएनयू की जनवरी की अगर घटना याद हो, जब जेएनयू के स्टूडेंट्स पर बाहर के आए स्टूडेंट्स ने हमला किया था, वो तमाम सवाल अभी भी उनके जवाब नहीं मिल पाए हैं कि आखिरकार वो स्टूडेंट्स कौन थे जिन्होंने हमला किया है। तो ऐसे में क्या एक पक्ष पर कार्रवाई ही पुलिस कर रही है, दूसरे पक्ष को देख नहीं रही है? इसको लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। Admission open in Science and Technology, Humanities, Social Science, Arts and Sports. Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore. Further details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एनसाई बालाजी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जेएनयू की घटना का अगर हम जिक्र कर रहे हैं और इसी को लेकर मैंने ब्रेक भी लिया था, आपको याद होगा उस वक्त भी व्हाट्सएप ग्रुप चर्चा में आया था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था बाकायदा कि किस तरह से हमला किया जाए, उस पर साजिश, उसमें एक चैट भी जो थी वो सबके सामने आई थी। अब कोमल शर्मा का नाम सामने आया था, पब्लिक डोमेन में कई उनकी बातें भी सामने आई थी, लेकिन कोमल शर्मा कहाँ है, कहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई, कितने केसेस उनके खिलाफ हुए, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। जबकि जिन पर हमला हुआ था उनके खिलाफ तो हमने केसेस देख लिए, तो क्या उसी तरीके का ये रवैया यहाँ पर भी है? कल के दिन को लेकर पूरे 7 महीने होंगे इस घटना को घट के। आप कोमल शर्मा का नाम जिक्र कर रहे हैं, मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जिन लोगों का नाम निकल के आया था उसमें एक एसोसिएट डीन था, उसमें एक वार्डन था, उसमें जेएनयू के प्रोफेसर भी मौजूद थे। उनकी अभी तक पूछताछ तक नहीं हुई, वो छोड़ दीजिए। मैं तो आप जेएनयू के मामले में, हम तो बीजेपी सरकार ने इस तरीके से घोषित कर दिया एकेडमिक रैंकिंग नंबर 1 लाने के बाद भी हम तो गद्दार है बोल के साबित करने में लगे हैं, जो झूठ है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, इनकी आतंकवाद के खिलाफ कितनी मजबूत लड़ाई है ये दिखाता है। देवेंद्र सिंह, आप इस नाम को मत भूलिए, मैं चाहता हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता इसके बाद जवाब दे। वो आतंकवादियों को ट्रांसपोर्ट करते हुए पकड़ा गया पुलिस ऑफिसर। दिल्ली पुलिस 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करना भूल जाता है, नहीं फाइल करता है और उसको डिफैक्टो बेल मिलता है। इस बात को लेकर ना प्रधानमंत्री की तरफ से, ना अमित शाह की तरफ से, या जो भी संबित पात्रा जी जो टीवी में जाके राष्ट्रगान गाते रहते हैं और राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, एक शब्द इन्होंने देवेंद्र सिंह के बारे में नहीं बोला। आप जान लीजिए, एक पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर कैडर का आतंकवादियों को ट्रांसपोर्ट मिला और उनको पकड़ने के बाद आपने दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंडर आता है, उन्होंने ठीक है। विभूति नारायण राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास अब मैं जाना चाहूंगी। विभूति नारायण जी, जिस तरह से हम दिल्ली दंगों का जिक्र कर रहे हैं, जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसका जिक्र कर रहे हैं, उसको देखकर क्या आपको जेएनयू का जनवरी का घटनाक्रम याद नहीं आ जाता? क्या वो सवालों का जवाब यहाँ पर मिल पाएगा या नहीं कि दिल्ली दंगे किसकी साजिश थी? देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है, जेएनयू में भी इसी मोडस ऑपरेंडी इसी तरह की थी। आपको याद होगा तो उसमें भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों तक निर्देश भेजे जा रहे थे। उस व्हाट्सएप ग्रुप से पूरी हिंसा का जो कार्रवाई थी वो संचालित हो रही। लेकिन जेएनयू दंगों में पता नहीं चला उस व्हाट्सएप ग्रुप का क्या हुआ, जिसमें तो खैर गनीमत है कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग तो कम से कम गिरफ्त में आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो मंत्रियों ने भड़काने वाले बयान दिए थे, जो एक ऐसे व्यक्ति ने दिए थे जिसके भाषण के बाद दंगा शुरू हो गया था, या सांसद ने जो बयान दिए थे, जो सांप्रदायिक नेचर के बयान थे, उन पर क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दिल्ली दंगों की शुरुआत तो वहीं से हुई है। आखिर उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई, इसका भी जवाब हमें मांगना चाहिए। हरिहरन जी जवाब देना चाहेंगे, आखिरकार ऐसे सांसद, ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों बीजेपी बचती रही? नहीं, बीजेपी कार्रवाई नहीं करती, एक सिस्टम है जो कार्रवाई करता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जो पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, जो लोग उठा रहे हैं, आप देखिए जिस दिन जामिया में पुलिस घुसी थी उससे पहले छात्रों के बीच घुस के कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग बसों को जला रहे थे, पत्थर मार रहे थे, आग लगा रहे थे, और जामिया के अंदर पुलिस घुस के उनको ले आई। उसके बाद सवाल उठाए गए कि पुलिस क्यों घुसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब जेएनयू में पुलिस गई, रुक गई, तो सवाल उठाया गया कि पुलिस क्यों नहीं गई। ये वही लोग हैं जो पुलिस की अगर कार्रवाई घुसने की करती है यूनिवर्सिटी में तो कहते हैं क्यों गई, नहीं घुसती है तो कहते हैं क्यों नहीं घुसी। ये वो लोग हैं जिनको न तो पुलिस पे, न संविधान पे, न औजार लेके घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे जान को खतरा है, हमें मार रहे हैं, और पुलिस के 100 नंबर पर डायल कर रहे हैं, तब भी पुलिस नहीं आ रही। तो सर सवाल तो उठेंगे। सर अब अपना मुद्दे को जबरदस्ती उलझा रहे हैं, सर उलझा रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल विभूति जी ने पूछा था कि आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे।
विभूति जी, मेरा आपसे सवाल है, अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है उन्हीं की पार्टी की तरफ से, तो क्या यहाँ पर पुलिस पर भी एक प्रेशर बनता है, एक तरीके का माहौल उनके लिए बनता है कि हमें भी अब संभल कर रहना पड़ेगा, हम कार्रवाई नहीं कर सकते ऐसे नेताओं के खिलाफ? बड़ी सीधी सी बात है कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है और ये दुर्भाग्य है भारत में पुलिस का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल होता है कि अगर सत्ता पार्टी नहीं चाहती है तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो ये तो बॉडी लैंग्वेज बड़ा स्पष्ट है, जिस पार्टी के वो नेता थे उस पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उनको बल्कि उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े गए। तो ये तो संदेश बड़ा साफ गया दिल्ली पुलिस के पास कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी। और रही बात जेएनयू और जामिया की, आप देखिए एक ही शहर में 2 विश्वविद्यालय हैं, 10-12 किलोमीटर दूरी पर है। एक विश्वविद्यालय में तो पुलिस अंदर घुस करके कार्रवाई करती है और वहाँ वाइस चांसलर की इजाजत की कोई जरूरत नहीं जी। वो कुछ अतिरिक्त उत्साह में लाइब्रेरी में घुस के भी बच्चों को पीटती, लेकिन उससे 10 किलोमीटर दूर दूसरी यूनिवर्सिटी में ये बहाना बनाया जाता है कि हमको तो वाइस चांसलर की परमिशन नहीं मिली। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि आप तो 10 किलोमीटर में 2 अलग अलग सीआरपीसी, 2 अलग अलग कानून कैसे लागू कर रहे हैं जी। अब वक्त मेरा यहाँ पर वाइंड अप करने का हो रहा है, इसलिए संजय चड्ढा जी, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ दिल्ली दंगे का सच भी लोगों से छुपा रह जाएगा, एक तरफा कार्रवाई की तरह रह जाएगा, जिस तरह से जेएनयू कांड में हमने देखा था? देखिए, मैं विभूति नारायण जी जो कि पुराने एक एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए पुलिस के सिस्टम में, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए। जो कई बार ऐसा दिखता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने से बिल्कुल यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि गलत है, तो राष्ट्र के लिए सही नहीं है, हमारे दिल्ली के लिए सही नहीं है। बिल्कुल सही, जो दोषी हैं उनको सजा तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आप सबकी निगाह कोर्ट पर टिकी हुई है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। 650 से ज्यादा लोगों को आरोपी दिल्ली दंगों में बनाया जा चुका है, लेकिन पुलिस कार्रवाई पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक पक्ष के खिलाफ तो आपने कार्रवाई पिछले 2 से 2.5 महीने में जब लॉकडाउन था तब आपने देखा, लेकिन दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन अब तक नहीं लिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।